अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम अपने इस चैप्टर के एंड ऑफ यूनिट के क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें सेक्शन ए में हमारे पास एमसीक्यूज़ है। पहला एमसीक्यू है हमारे पास कि भाई अगर फोर्स 6 न्यूटन की डिस्प्लेस करे एक ऑब्जेक्ट को 2 मीटर, सही है, यानी फोर्स 6 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, तो वर्क डन किसके बराबर आएगा? भाई हमें पता है भाई वर्क डन का फार्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा के बराबर, सही है। अगर फोर्स और डी आपस में सिमिलर डायरेक्शन में है तो थीटा बराबर हो जाएगा ज़ीरो के। उसके अलावा फोर्स आपको दिया गया है 6 न्यूटन और डी दिया गया है आपको 2 मीटर, सही है। इन चीज़ों को वे फार्मूले में पुट करोगे तो ये आ जाएगा 6 × 2, और आपको पता है cos 0 बराबर होता है 1 के, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 जूल के बराबर। क्लियर है। अगर किसी बॉडी का मास 1 kg हो और वो मूव कर रही है 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बॉडी की कितनी होगी? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। क्लियर है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर मास की जगह पुट कर देंगे, हमारे पास मास की जगह आ जाएगा 1, सही है, और वेलोसिटी की जगह भी 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा हाफ ऑफ द जूल के बराबर, सही है। तो 1/2 जूल्स यानी 0.5 जूल्स। तो इसमें से तो कोई भी ऑप्शन लगता है मिस प्रिंटिंग है, तो 1/2 जूल्स अगर हम यहाँ रख दें तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, उसके अलावा आपसे कहा जा रहा है कि भाई अगर कोई मशीन परफॉर्म करे 20 जूल वर्क 10 सेकंड में, तो उसकी पावर कितनी होगी? तो हमें पता है भाई पावर का फार्मूला जो होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन हो रहा है 20 जूल और टाइम है हमारे पास 10 सेकंड, तो 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो पावर आ जाएगा हमारे पास। नेट तो नहीं है मेरे पास ना। पावर हो जाएगा हमारे पास 2 वाट, सही है। तो इस हिसाब से हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास फोर्थ एमसीक्यू है कि भाई एक बॉडी है जिसका मास है 1 kg, उसको लिफ्ट किया जा रहा है थ्रू अ हाइट ऑफ 1 मीटर, तो एनर्जी पोजेस्ड इन द बॉडी विल बी। तो हाँ, हमें पता है भाई जब एक बॉडी को एक हाइट पर लेकर जाया जाए तो उसमें जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, सही है, और उसको कैलकुलेट किया जाता है mgh के फार्मूला के थ्रू। तो 1 kg 1 मीटर और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 1, 10 और 1, तो इस हिसाब से ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 10 जूल के। क्लियर है। उसके अलावा जो एनर्जी रिलीज़ होती है ड्यूरिंग फिजन और फ्यूजन रिएक्शन, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट जो एमसीक्यू है कि भाई विच इज़ द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसमें से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास सोलर और विंड है। कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, ये तीनों नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास। उसके अलावा रेशो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, इसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशो हम कहते हैं एफिशिएंसी को। क्लियर है। उसके बाद वर्क डन पर यूनिट टाइम, उसको हम कहते हैं पावर। कोल, गैस एंड ऑयल आर एग्जाम्पल ऑफ, भाई ये किसके एग्जाम्पल है, फॉसिल फ्यूल एनर्जी के एग्जाम्पल है। उसके अलावा डैश इज़ नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें पता है भाई इनमें से कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। तो कोल जो है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, बाकी सोलर, विंड और जियोथर्मल ये तीनों रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके बाद हम आ जाते हैं ज़रा सेक्शन बी, जिसमें है हमारे पास स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, सही है। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले हम पहले टॉपिक का देखेंगे। पहले टॉपिक में पहला क्वेश्चन है हमारे पास डिफ़ाइन वर्क। तो वर्क को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है कि भाई जब बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया जाए और वो फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं, सही है। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई द प्रोडक्ट ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वर्क, सही है। उसके अलावा
वर्क की ये इक्वेशन को डिराइव करना है, तो इस इक्वेशन को इस तरह से डिराइव किया जाता है कि भाई हमें पता है वर्क बराबर होता है, इसको इस तरह से आप कर सकते हो, सपोज़ कर लो एक डायग्राम बना लो कि भाई ये हमारे पास लेट सपोज़ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, सही है, डिस्प्लेसमेंट डी की डायरेक्शन है, और फोर्स कुछ इस तरह से अप्लाई हो रही है जिसका डिस्टेंस के साथ एंगल बन रहा है थीटा, सही है। तो हमारे पास इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक कंपोनेंट बन जाएगा फोर्स का एक्स कंपोनेंट और एक कंपोनेंट बन जाएगा हमारे पास फोर्स का वाई कंपोनेंट। तो वर्क हमारे पास बराबर होता है कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो कि डी के डायरेक्शन में होगा, सही है, और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, सही है। तो उसके बाद आप करोगे क्या कि भाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है वो क्या है एफ एक्स, और डिस्टेंस जो है वो क्या है डी, सही है। फिर उसके बाद हमने देखा है कि भाई एफ एक्स किसके बराबर आता है, हमारे पास एफ एक्स बराबर आता है एफ कॉस थीटा के, सही है। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि भाई ये एफ वाई को यहाँ ले आओ तो ये एक ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा, सही है। इस हिसाब से अगर देखा जाए थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, थीटा के साथ वाली साइड बेस होती है, सही है। अब बेस के हिसाब से हमें पता है कॉस थीटा का रेशो आता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये वाली साइड होती है जो 90 डिग्री के सामने होती है, सही है। तो बेस की जगह आ जाएगा हमारे पास एफ एक्स और हाइपोटेन्यूज की जगह आ जाएगा एफ। अगर एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एफ डिवाइड हो रहा है तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे एफ कॉस थीटा इंटू डी, सही है, या फिर इसको ऐसे लिख लो W इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा, सही है। तो ये हमारे पास डेरिवेशन हो गई। उसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा है, हाउ मच वर्क इज़ नीडेड टू मूव हॉरिजॉन्टली एट बॉडी 20 मीटर, डिस्टेंस कितना कवर किया गया है 20 मीटर, सही है, और उस पर फोर्स जो अप्लाई की जा रही है वो है 30 न्यूटन, सही है। उसके बाद एंगल जो है दोनों बॉडीज़ के मतलब एंगल जो है बिटवीन द बॉडी एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज़ 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल सरफेस और बॉडी के दरमियान का जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है। तो थीटा हमारे पास हो गया 60 डिग्री। अब आपसे कहा जा रहा है वर्क कैलकुलेट करो, तो वर्क का फॉर्मूला लगाओगे एफ डी कॉस थीटा, एफ़ की जगह आ जाएगा हमारे पास 30, डी की जगह 20, कॉस 60 की वैल्यू निकालना, जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर पुट कर देना और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास वर्क की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद कह रहे हैं हाउ मच वर्क इज़ डन इफ़ अ क्रेट इज़ मूव्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, सही है। कहने का मतलब ये है कि भाई अब बस डिस्टेंस चेंज कर दिया गया, डिस्टेंस कितना कर दिया गया 50 मीटर कर दिया गया, सही है, और फोर्स 30 न्यूटन की अप्लाई की जा रही है, फोर्स अभी भी 30 न्यूटन की है, लेकिन अलोंग द सरफेस है, मतलब थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, अलोंग द सरफेस के लिए थीटा 0 के बराबर, सही है, थीटा 0 डिग्री। तो यहाँ पर कॉस 0 आ जाएगा और कॉस 0 बराबर होता है 1 के, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस में 50, तो 50 को सिंपल 30 से मल्टीप्लाई कराओगे आपके पास आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1500 जूल, सही है। उसके अलावा आपसे कहा जा रहा है व्हाट इज़ द वर्क डन बाय उस्मान इफ़ अ बार ऑफ वेट 100 न्यूटन इज़ ब्रॉट बाय हिम फ्रॉम ए टू बी देन ब्रॉट बैक टू ए। कहने का मतलब ये है कि भाई उस्मान ने कितना वर्क किया, सही है, उस्मान ने कितना वर्क, उस्मान की जानिब से कितना वर्क परफॉर्म हुआ कि जब उसने एक बार यानी एक रॉड की बात की जा रही है जिसका वेट 100 न्यूटन है, उसको लेकर गया ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, सही है, और फिर उसके बाद वापस लेकर आया बैक टू ए पॉइंट की तरफ, सही है। तो हमें बताओ उस्मान ने कितना वर्क डन किया। तो आप हमेशा याद रखना कि भाई ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आप जाओगे, सही है,
तो यहाँ तक जाते हुए जो आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसको d1 मान लो। फिर जब B पॉइंट से A पॉइंट की तरफ आओगे, सही है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपका हो जाएगा माइनस का d1। अगर आप हटा भी दो तो d मान लेते हैं, सही है। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, सही है। तो अगर पॉइंट ए से बी तक जाते वक्त डिस्प्लेसमेंट डी है, और तो बी से ए तक आप बी से ए की तरफ आते वक्त डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, माइनस डी होगी, सही है। तो जब डिस्प्लेसमेंट माइनस डी होगी तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि भाई नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो जब नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा, कहने का मतलब ये है कि भाई ये क्लोज पाथ बन गया ना, ए से बी पे गया फिर वापस ए पे आ गया, सही। और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पोजीशन पर डिपेंड करती है कि भाई इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है। अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ज़ीरो हो जाता है। तो इस सूरत में हम ये कहेंगे कि भाई उस्मान ने कोई वर्क नहीं किया। क्लियर है, उस्मान का वर्क डन ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि वो वापस उसी पॉइंट पर आ गया जिस पॉइंट से वो चला था, जिसकी वजह से उसका नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या आ गया, ज़ीरो हो गया। और नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होने की वजह से उसका वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है कि भाई डिफ़ाइन करो काइनेटिक एनर्जी को। तो काइनेटिक एनर्जी को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है कि भाई द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। उसके अलावा आपसे कहा जा रहा है कि भाई उसकी इक्वेशन डिराइव करो। तो उसकी इक्वेशन हमने इस तरह से डिराइव की थी कि भाई एक बॉडी है जिसका मास है लेट सपोज m, सही है। उस पर वर्क डन किया जा रहा है। वर्क डन कैसे किया जा रहा है कि भाई उस पर फोर्स अप्लाई की जा रही है। अच्छा, फोर्स अप्लाई करने से पहले जब वो बॉडी रेस्ट में थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी, सही है। फिर जब उस पर फोर्स अप्लाई की गई तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, सही है। वेलोसिटी चेंज हुई और वो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बन गई, और फाइनल वेलोसिटी लेट सपोज v के बराबर है, सही है। और इस दौरान जो डिस्टेंस कवर हुआ उसको हमने d मान लिया। तो अब इस बॉडी को वर्क करने में, इस बॉडी ने जितना वर्क किया होगा वही इसकी क्या कहलाएगी, काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी, सही। यानी इस बॉडी को मूव कराने में, इस बॉडी को एक्सेलरेट कराने में जितना वर्क किया गया होता है वही हमारे पास क्या कहलाता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी किसके, वर्क के। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल्स टू वर्क, सही है। और वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस के, सही है। चूँकि फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान एंगल ज़ीरो है तो एफ डी आएगा, कॉस थीटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें पता है भाई एफ बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के, और डी जो कि हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे जो कि हमारे पास है 2AD इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, सही है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा डी इक्वल्स टू वी एफ की जगह आ जाएगा हमारे पास v का स्क्वायर, और वी आई की जगह आ जाएगा हमारे पास 0 का स्क्वायर, सही है। और ये जो 2a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था इसको हम यहाँ पर लाकर डिवाइड करा देंगे, जिससे हमारे पास d बराबर आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2a के, सही है। तो इस d की वैल्यू को भी यहाँ पुट करेंगे, v स्क्वायर अपॉन 2a को, इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास mv स्क्वायर अपॉन 2a, सही है, सॉरी mv स्क्वायर अपॉन 2। और इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं हाफ mv स्क्वायर करके, सही है। इसी चीज़ को हम किस तरह से लिख लेते हैं, हाफ mv स्क्वायर करके, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद आपसे कहा जा रहा है एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है जब बॉडी का मास 50 kg हो और वो मूव कर रहा हो विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप m की जगह 50 रख देना, वेलोसिटी की जगह 2 रख देना, तो ये हो जाएगा आपके पास 50 वेलोसिटी की जगह 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 के बराबर होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा 50, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 25 100 जूल्स। क्लियर है, तो 100 जूल्स काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर हमारे पास। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है डिफाइन करो पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या बोला था, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय ड्यू टू इट्स पोजीशन या शेप या स्टेट की वजह से जो बॉडी के पास एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी, सही है। इसके लिए आपको ये इक्वेशन डिराइव करनी है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh के। तो हमने ये देखा है कि भाई इसको इस तरह से डिराइव किया जाता है। लेट सपोज एक बॉडी मान लेते हैं जो कि हाइट h पर है सरफेस ऑफ अर्थ से, सरफेस ऑफ अर्थ से कहाँ पर है, हाइट h पर है, सही है। अच्छा, ये बॉडी हाइट h पर है और इस पर डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है, और वो डाउनवर्ड फोर्स जो है वो किसके बराबर होता है,
वेट के बराबर होता है, सही है। तो आप करोगे क्या कि भाई आप वही काम करोगे कि भाई पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर बराबर होगा वर्क डन के, सही है। वर्क डन यहाँ पर कौन कर रहा है, वर्क डन यहाँ पर जो फोर्स करेगी, सही है, वर्क डन जो फोर्स यहाँ पर करेगी वो कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, सही है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर वर्क डन की जगह लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्टेंस, सही है। अब फोर्स हमारे पास यहाँ पर बराबर है वेट के और डिस्टेंस बराबर है हमारे पास हाइट के, सही है। फिर वेट हमारे पास बराबर होता है mg के और हाइट की जगह हाइट, तो ये बराबर फार्मूला आ गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। क्लियर है। आपसे कहा जा रहा है कि भाई अगर एक एलईडी स्क्रीन है जिसका मास 10 kg है, उसको लिफ्ट किया गया यानी ऊपर की तरफ उठाया गया और रखा गया एक कप बोर्ड के ऊपर जो इसका हाइट 2 मीटर है। आप बताओ कि भाई पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हो गई होगी एलईडी स्क्रीन में। तो आप एलईडी का मास 10 kg, सही है, जी की वैल्यू 10 पुट कर दो और हाइट 2 पुट कर दो, तो 10 10 100, 100 इंटू 2 200 जूल ऑफ एनर्जी होगी उसके पास, सही है। फिर उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि अभी कैलकुलेट करो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 kg वाटर रेज टू द टैंक एट द रूफ ऑफ अ होम 4 मीटर हाई, सही है। तो मास की जगह 3, जी की जगह 10 और हाइट की जगह 4, तो ये हो जाएगा 3 4 12, 12 10 120 जूल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इसकी, सही है। अच्छा, उसके अलावा आपसे कहा जा रहा है वाई फॉसिल फ्यूल एनर्जी इज़ कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कि भाई फॉसिल फ्यूल को नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहा जाता है। तो इसका जवाब आपके पास ये लिखा हुआ है कि भाई ये रहा, हमारे पास जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। वजह क्या है, वजह ये है क्योंकि बिकॉज दे आर बीइंग स्टोर्ड दे आर बीइंग यूज्ड एट अ फास्टर रेट देन दे कैन बी रीस्टोर्ड अगेन, सही है। तो इसी वजह से जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल है उसको क्या माना जाता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो जिस स्पीड से इस्तेमाल हो रहे हैं उस स्पीड से दोबारा बन नहीं रहे हैं, सही है। फॉसिल फ्यूल की एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है डिफाइन सोलर एनर्जी एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन पाकिस्तान। तो इसका जवाब भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि भाई सोलर एनर्जी क्या है और उसकी पाकिस्तान में इम्पोर्टेंस क्या है। तो एनर्जी जो कि रेडिएट होती है सन से उसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं और ये ज़्यादा अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है पाकिस्तान में, तो यही इसकी इम्पोर्टेंस है। सोलर एनर्जी की इम्पोर्टेंस पाकिस्तान में क्या है कि भाई पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा अवेलेबल होती है, सही है। उसके अलावा आपसे कहा जा रहा है कि भाई राइट नोट्स ऑन टाइडल एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी पर नोट लिखना है। टाइडल एनर्जी में आप क्या लिखोगे कि भाई जो टाइड्स होती हैं, सही है, वो टरबाइन को रोटेट करवाती हैं, सही है। और टाइड्स बनती कैसे हैं, टाइड्स बनती है वाटर की मूवमेंट की वजह से, ओशियंस में, रिवर्स में। और वाटर की मूवमेंट ओशियंस में, रिवर्स में किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द ग्रेविटेशन और ग्रेविटी ऑफ मून, अर्थ, सन, इनकी ग्रेविटी को इस्तेमाल करके हमारे पास वाटर मूव करता है जिसकी वजह से टाइड्स प्रोड्यूस होती है और वो टाइड्स टरबाइन को रोटेट करवाता है जिसकी वजह से हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी भी हमने पढ़ा कि भाई ये अर्थ की में से निकलने वाली हीट एनर्जी, अर्थ के सरफेस में से निकलने वाली हीट एनर्जी। और इसकी वजह क्या है कि भाई अर्थ के अंदर एक डीप लेयर होती है जिसको हम कहते हैं मोल्टेन मैग्मा, सही है, जहाँ से हीट एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज़ हो रही होती है। उसके अलावा व्हाट इज़ विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी क्या है कि भाई हवा की वजह से जो हमारे पास एनर्जी, मतलब हवा की जो एनर्जी है, विंड की जो एनर्जी है हमारे पास, वो दरअसल क्या कहलाती है, विंड एनर्जी कहलाती है। जिससे हम क्या करते हैं, हमारे पास जो विंड मिल्स है उनको रोटेट करवाते हैं और उससे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। फिर उसके अलावा राइट एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ विंड एनर्जी। तो यहाँ पर ये लिखे हुए, ये देखो, सबसे पहले आपके पास विंड एनर्जी की डेफिनेशन लिखी है, द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय विंड इज़ कॉल्ड विंड एनर्जी, सही है। ये जनरेट की जाती है विंड मिल्स में। उसके अलावा इसकी जो एप्लीकेशंस है यहाँ पर ये लिखी हुई है, इसमें से कोई सी भी 2 या 3 एप्लीकेशंस लिख लेना।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट द नेम ऑफ एनी वन रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच इज़ यूज्ड एज सोर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो हमने देखा यूरेनियम था और एक दूसरा क्या था, यहाँ पर जो दो नाम इस्तेमाल हुए थे न्यूक्लियर एनर्जी में, एक यूरेनियम नाम इस्तेमाल हुआ, एक रेडियम। तो ये यूरेनियम और रेडियम ये दोनों ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सही है। उसके अलावा राइट द नेम्स ऑफ एनी वन डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। तो उसका नाम क्या है, सोलर हीटर है भाई। सोलर हीटर वो डिवाइस है जो कि सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद राइट द नेम्स ऑफ एनी टू डिवाइसेस दैट कैन कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एक डिवाइस का नाम था हमारे पास फोटोवोल्टाइक सोलर पैनल, फोटोवोल्टाइक सोलर पैनल। सही है। और दूसरा जो था हमारे पास वो क्या था, सोलर सेल। तो ये वो दो डिवाइसेस है जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। सही है। फिर उसके बाद आपसे कहा जा रहा है भाई नोट लिखो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर आप अच्छा खासा नोट लिख सकते हो यहाँ से कि भाई रिन्यूएबल सोर्स। सबसे पहले आप इसमें क्या बताओगे कि भाई रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है क्या। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो है जिसको हम कंज्यूम करके उसके बाद भी दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसकी एग्जांपल्स लिखोगे। एग्जांपल्स लिखने के बाद बस मेरे ख्याल से तो वहीं तक काफ़ी होगा। उसके अलावा हमारे पास नॉन रिन्यूएबल सोर्स के ऑफ एनर्जी के ऊपर भी नोट लिखना है। तो इसकी आप डेफिनेशन लिखो, एग्जांपल्स लिखो। सही है। और उसके अलावा यहाँ से एक दो पॉइंट और उठा लो, जैसे कि हमारे पास ये अबाउट 150 ईयर्स अगो साइंटिस्ट इन्वेंटेड न्यू टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम द एंशियंट फॉसिलाइज्ड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सही है। उसके अलावा अगर आप चाहो तो ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो कि भाई दे आर बीइंग यूज्ड एट अ फास्टर रेट। सही है। जिसकी वजह से हमारे पास जो क्या नाम है, मतलब कहने का ये कि भाई ये जो है सुपर रिच होते हैं एनर्जी में, लेकिन ये फास्टर रेट के साथ इस्तेमाल होते हैं और उस मतलब जो बनने का रेट है वो कम है, बनने की स्पीड कम है और इस्तेमाल होने की स्पीड ज़्यादा है। इसी वजह से इसको नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है। अच्छा, तो और इसी से आप डिफरेंस भी लिख सकते हो। सही है। तो ये डिफरेंस और नोट इसके सवाल आप यहीं पर बुक से ही देख के कर सकते हो। सही है। डिफरेंस आप खुद से बना सकते हो कि भाई यहाँ पर रिन्यूएबल सोर्स में पे रिन्यूएबल की डेफिनेशन लिख देना, नॉन रिन्यूएबल सोर्स में नॉन रिन्यूएबल की डेफिनेशन लिख देना, फिर एक में एक की एग्जांपल लिख देना, दूसरे में दूसरे की एग्जांपल्स लिख देना। तो ये आपके पास डिफरेंस बन जाएगा। फिर उसके बाद कह रहे हैं मेक अ टेबल ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो नीचे एनर्जी के सोर्सेज दिए गए हैं इनमें से रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल मालूम करो। तो यूरेनियम चूँकि न्यूक्लियर एनर्जी है। सही है। और न्यूक्लियर एनर्जी हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है हमारे पास, रिन्यूएबल होता है मेरे ख्याल से। देख लेते हैं। अच्छा, ऐसे यहाँ पर लिखा तो नहीं गया कि भाई यूरेनियम जो है वो रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। ये यूरेनियम मेरे ख्याल से रिन्यूएबल ही है। सही है। यूरेनियम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ही होता है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो सोलर है, सोलर भी रिन्यूएबल एनर्जी होता है। कोल ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। विंड रिन्यूएबल एनर्जी है। नेचुरल गैस नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। टाइडल रिन्यूएबल एनर्जी। बायोमास, बायोमास को आप कह सकते हो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी। क्लियर है। अच्छा, उसके अलावा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के टॉपिक के क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई आपने एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है एक मशीन की जो कि कंज्यूम कर रहा है 200 जूल ऑफ वर्क। जो एनर्जी कंज्यूम करेगा वो हमारे पास इनपुट होगा जिसको हम E1 से लिखेंगे, जो कि हमारे पास 200 जूल, और परफॉर्म कर रहा है 50 जूल ऑफ वर्क
जिसको हम E2 से लिखेंगे, जो हमारा आउटपुट होगा 50 जूल। सही है। आपने क्या करना है, आपने इसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। तो एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए इसके पास हमारे पास फार्मूला है यहाँ पर E2 अपॉन E1 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ईटा E2 है 50 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 100। इस 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। 50 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा ईटा इक्वल्स टू 25%। क्लियर है। यानी आपने जितनी एनर्जी दी है उसका 25% एनर्जी ही आपको आउटपुट के फॉर्म में मिल रही है, बाकी 150 जूल जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी। राइट अ नोट ऑन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी पर नोट लिखो। एफिशिएंसी पर नोट में आप क्या लिखोगे कि भाई ये रेशो होता है आउटपुट और इनपुट का, फिर उसमें आप बताओ कि भाई आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है। सही है। तो ये सारी चीज़ें जब आप लिखोगे तो एक नोट बन जाएगा इस पर। फिर उसके बाद इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन इज़ 70%, कि भाई अब इस बार एफिशिएंसी गिवन है और आपसे पूछी जा रही है एक एनर्जी। अच्छा भाई, इस बार आपको क्या गिवन है, एफिशिएंसी गिवन है जो कि है 70%। सही है। E2 आपके पास है। अच्छा, एंड इट्स आउटपुट इज़ 100 जूल, यानी आउटपुट 100 जूल है। तो इनपुट कितना होगा, इनपुट यानी E1 कितना होगा। सही है। तो आप वही फार्मूला लगाओगे, ईटा इक्वल्स टू E2 अपॉन E1 मल्टीप्लाइड बाय 100। सही है। यहाँ से आप क्या कर लोगे, ईटा की जगह 70 पुट कर दोगे, इक्वल्स टू E2 की जगह 100 पुट कर दोगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 अपनी जगह, उसके बाद नीचे E1 अपनी जगह। सही है। फिर ये E1 यहाँ ले जाओ और 70 को नीचे ले आओ, तो ये बन जाएगा E1 इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 70 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है। जब आप इसको करोगे तो आपके पास E1 आ जाएगा, जो कि होगा इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 100 10 1000, 1000 डिवाइड बाय 7। सही है। 1000 डिवाइडेड बाय 7, और इसका जो भी आंसर आएगा वो आपके पास E1 होगा और यूनिट होगा इसका जूल। अच्छा, उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि भाई विच मशीन इज़ मोर एफिशिएंट, मशीन ए विच हैज़ एन आउटपुट ऑफ 200 जूल। दो मशीनें हैं, एक है मशीन ए और एक है मशीन बी। सही है। मशीन ए का जो आउटपुट है वो 200 जूल है और इनपुट जो है वो 400 जूल है। तो E1 400 हो गया, E2 200 जूल हो गया। सही है। तो इस हिसाब से हम इसकी एफिशिएंसी पता करेंगे। और उसके अलावा बी का जो है वो आउटपुट है 300 जूल और इनपुट है 450 जूल। तो E1 जो है वो 450 हो गया और E2 जो है वो हमारे पास हो गया 300 जूल। सही है। अब दोनों का ईटा फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास पहले में आ जाएगा हमारे पास फार्मूला क्या होता है, E2 अपॉन E1 मल्टीप्लाइड बाय 100। सही है। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा ईटा इक्वल्स टू, पहले के लिए अगर हम करें तो 200 अपॉन 400 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 50 ज़ा 200। तो ईटा इक्वल्स टू 50%, यानी मशीन ए की जो एफिशिएंसी है वो है 50%। उसके बाद आपने मशीन बी की एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो वो आ जाएगा आपके पास E2 है हमारे पास यहाँ पर 300, E1 है हमारे पास 450 और मल्टीप्लाइड बाय 100। एक ज़ीरो से आप यहाँ पर एक ज़ीरो कैंसिल कर दो। उसके बाद 5 9 ज़ा 45 और 5 2 ज़ा 10 कर दो, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, 3 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, यानी 100 इंटू 2, 200, 200 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। 200 को जब आप 3 से डिवाइड कराओगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 और 1 2 यहाँ चला जाएगा। तो ये आ जाएगा तकरीबन 66.6%। सही है। 66.6%, तो मतलब मशीन बी की एफिशिएंसी ज़्यादा है। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पावर से रिलेटेड। सबसे पहले आपको बोला गया है कि भाई पावर की डेफिनेशन बताओ। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड पावर। सही है। उसके अलावा जो एनर्जी ऑफ 600 जूल डिसिपेटेड बाय अ बल्ब इन 50 मिनट्स, फाइंड द पावर ऑफ द बल्ब। सही है। कितनी एनर्जी डिसिपेट की है, 600 जूल।
तो यानी W की वैल्यू हो गई 600 जूल, सही है। और कितने टाइम में? 50 मिनट में, सही है। तो 50 मिनट टाइम इक्वल टू 50 मिनट, सही है। इसको आप कन्वर्ट करोगे सेकंड्स में। सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे कि भाई इसको 60 से मल्टीप्लाई करा दोगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 6 30 और 2 ज़ीरो आ जाएंगे, सही है। तो 3000 सेकंड्स हो जाएंगे, सही है। और उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है? पावर कैलकुलेट करना है। तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क है हमारे पास 600 और टाइम है हमारे पास 3000। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। 6/30 यानी 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 1/5 यानी 0.2 वाट के बराबर आ जाएगी पावर, सही है। फिर उसके बाद आपको कहा जा रहा है कन्वर्ट करो 20 वाट को हॉर्स पावर में, सही है। हमारे को पता है 1 वाट बराबर होता है, सॉरी 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 746 वाट हमारे पास इक्वल होता है 1 हॉर्स पावर के। तो यहाँ से अगर हमें 20 वाट का चेक करना है तो 20 वाट बराबर होगा, इसके लिए आप यूनिटरी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो कि ये 1 को ऊपर लिख दो, इस वाले नंबर को नीचे, सही है, 746 को नीचे और इस वाले नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई करा दो। तो ये आपके पास जो भी आंसर आएगा, यानी 120 से मल्टीप्लाई होगा तो 20/746 जो भी आंसर आएगा वो इसका हॉर्स पावर में आंसर होगा, सही है, 20 वाट का। फिर उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि भाई कैलकुलेट करो पावर ऑफ अ मशीन अगर वो 40 जूल वर्क कर रहा है 10 सेकंड में। तो 40 को डिवाइड कराओगे 10 से तो ये आपके पास आ जाएगा 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, तो ये हो जाएगा 4 वाट। क्लियर है, क्योंकि वर्क अपॉन टाइम है हमारे पास। फिर उसके बाद आपको कहा जा रहा है डिफ़ाइन करो वाट को। तो हमने वाट को कैसे डिफ़ाइन किया था कि भाई जब 1 जूल पर सेकेंड वर्क होगा तो हम क्या कहेंगे, बॉडी की जो पावर है वो कितनी है, 1 वाट है। क्लियर है। उसके बाद है आपके पास कि भाई एक स्टूडेंट है जिसका वेट है 400 न्यूटन, उसको 5 सेकंड लग रहे हैं क्लिम करने के लिए एक ऑब्स्टेकल के ऊपर जो कि है 2 मीटर की हाइट पर। तो आपने कैलकुलेट करना है पावर कंज्यूम्ड, सही है। तो फोर्स आपके पास आ गई 400 न्यूटन, टाइम जो है वो आ गया 5 सेकंड और हाइट जो है ये आ गई आपके पास 2 मीटर, सही है। हाइट भी कह सकते हो, डिस्टेंस भी कह सकते हो। तो आपने पावर कैलकुलेट करनी है। तो पावर आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई पावर का फॉर्मूला है हमारे पास वर्क डन अपॉन टाइम, यहाँ से वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस के, और डिस्टेंस में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर हाइट अपॉन टाइम एज इट इज़। पावर इक्वल टू फोर्स की जगह आ जाएगा हमारे पास 400, हाइट की जगह आ जाएगा हमारे पास 2 और टाइम की जगह आ जाएगा हमारे पास 5। ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 0 ज़ा 0, 80 इंटू 2 ये हो जाएगा 160 वाट। उसके बाद आता है हमारे पास राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 लार्जर यूनिट्स ऑफ पावर। तो एक है 1 मेगावाट और एक है गीगावाट। उसके अलावा अगर एक मशीन कंज्यूम करता है 250 जूल ऑफ एनर्जी पर हावर, कहने का मतलब है कि भाई वर्क हो गया हमारे पास 250 जूल और पर हावर का मतलब टाइम है 1 हावर। तो इस हिसाब से 1 हावर को आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 1 हावर में आपके पास होता है 3600 सेकंड, सही है। यानी आप इसको 2 मरतबा 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 3600 आ जाएगा। तो इस हिसाब से जो पावर कैलकुलेट होगी वो किस तरह से आ जाएगी, 250/3600 जूल करके, और इसको डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट हो जाएगा हमारे पास वाट।